को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स। तो ये है वी रिकॉल द फॉलोइंग सेट्स बिफोर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहले जिन सेट्स को रियल नंबर्स को सीखने से पहले हमें समझना है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट है हमारे पास और इसको नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है। इसी तरह से उसके बाद अगला सेट जो है वो होल नंबर, इसके बारे में भी हमने पहले से पढ़ा हुआ है। इसमें एडिशनली एक नंबर होता है ज़ीरो, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 इसको भी हम नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो कर सकते हैं। और इंटीजर जो है वो इसमें बीच में ज़ीरो राइट साइड पर, 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड पर -1, -2, -3 और इनको भी हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हमें पहले रैशनल और इरेशनल को समझना है। तो रैशनल नंबर जो हैं वो होते हैं जिनको कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि हर वो नंबर जिसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है, जैसा कि 2/7 या 3/4 वगैरह। और शर्त क्या है? शर्त यह है कि दोनों p एंड q, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड/0 जो है वो रियल नंबर्स में अलाउड नहीं होती। अब इरेशनल नंबर कौन से हैं जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते? मिसाल के तौर पर √2 और √3 वगैरह। आप कहेंगे कि √2 को तो हम √2/1 लिख सकते हैं, तो वो p/q की फॉर्म हो गई, लेकिन वो जो शर्त है कि p और q दोनों को इंटीजर्स होना चाहिए वो पूरी नहीं हो रही। तो जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है दोनों का इंटीजर होना ज़रूरी है। तो इसलिए हर वो नंबर जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल नंबर है। तो अब इन मिसालों से हम लोग जो बात को समझे वो ये है कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है, उसके बाद होल नंबर है जिसमें कि ज़ीरो एक एक्स्ट्रा होता है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 वगैरह होता है। उसके बाद जब ज़ीरो हम एक्स्ट्रा लगा दें तो होल नंबर बन जाता है। इंटीजर उससे बड़ा सेट है जिसके अंदर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और ज़ीरो भी है। रैशनल नंबर इन सब का सुपर सेट है, इन सबसे बड़ा है। इसमें ख़ास बात ये होती है कि हर नंबर जिसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर कहलाता है। और रियल नंबर जो है वो इन सबसे बड़ा सेट है जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं, यानी कि अगर हम रैशनल को और इरेशनल को मिला दें तो हमारे पास जो सेट बनता है वो रियल नंबर्स का सेट बनता है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिपिक्शन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन से हम लोग वाकिफ़ हैं कि मिडल में ज़ीरो और राइट साइड पर हमारे पास कुछ मुनासिब डिस्टेंस पर हम यूनिट 1 को मार्क करते हैं। अब ये 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। ये स्टैंडर्ड हम 1 और 2 के बीच में भी मेंटेन रखेंगे, 2 और 3 के बीच में, और इस तरह से सिलसिला चलता जाएगा। लेफ़्ट साइड पर 0 और -1 के बीच में वही डिस्टेंस है, फिर -1 और -2 के बीच में भी वही डिस्टेंस है, और इस तरीके से ये सिलसिला लेफ़्ट पे भी चल रहा है। तो ये हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो हमने इस नंबर लाइन पर शो किए हुए हैं, लेकिन 1 और 2 के बीच में या 0 और 1 के बीच में बहुत से डिजिट्स हैं, और 0 और 1 के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट नंबर लाइन का जो वो किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए जो नंबर लाइन है उसके सारे पॉइंट्स सारे के सारे रियल नंबर्स के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में है। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमें समझना होगा कि रैशनल नंबर हैं क्या। तो रैशनल नंबर के बारे में तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि हर वो नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है एक रैशनल नंबर है। अब हमारे पास ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो इस तरह का नंबर होता है कि डेसिमल के बाद हमारे पास राइट साइड पर डिजिट्स की तादाद टर्मिनेट हो रही है, ख़त्म हो रही है। जैसे 0.4 है या 0.375 है, तो राइट साइड पर जो हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो राइट साइड पर हमारे पास डिजिट्स हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। इसी तरीके से जो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो है कि हमारे पास 0.222 या 0.3636। तो इसमें ख़ास बात यह है कि डेसिमल के आगे एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो ख़ुद को रिपीट कर रहा है। तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और ये जो रिकरिंग है डेसिमल नंबर, ये दोनों के दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब 0.4 को तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना आसान है कि हमने उसके नीचे 10 लगा दिया और सिंप्लीफाई करके उसको 2/5 कर दिया। 0.375 को भी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना आसान है कि हमने उसके नीचे 1000 लगा दिया और सिंप्लीफाई करके उसको 3/8 लिख दिया।
लेकिन ये जो हमारे पास रिकरिंग नंबर है, इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने का मेथड हम आगे सीखेंगे। इनको भी जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर जो है वो नंबर हैं जो ऊपर के दोनों किस्म के जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी, यानी कि ना वो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना वो रीअकर हो रहे हैं, तो वो नॉन इरेशनल नंबर होते हैं, और ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हमारे पास पाई है। पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास रफली 3.1415 के बराबर है। पाई के आमतौर पर हम जो दो वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 22/7 और 3.14, वो दोनों रैशनल हैं, लेकिन वो दोनों वैल्यूज़ इसकी अप्रॉक्सीमेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास जो पाई की वैल्यू 3.14592, और ये सिलसिला आगे चल रहा है, और यार ना ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रीअकर हो रहा है, यानी कि कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स हमारे पास यहाँ पे रीअकर नहीं हो रहा, तो इसको हम एक इरेशनल नंबर कहेंगे। इस तरीके से √2 जो है उसमें भी डेसिमल के आगे कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। इसके अलावा एक और नंबर ई जो कि नेचुरल लॉ का बेस है, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वो भी एक इरेशनल नंबर की बड़ी अहम मिसाल है। तो इस हिसाब से हमें जो रैशनल है और इरेशनल नंबर जो हैं उनको जहन में रखना है। और इरेशनल नंबरों को समझने के बाद अब हमने ये सीखना है कि अब हमारे पास अगर कोई नंबर है जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, रीअकरिंग है, तो हम उसको p/q की फॉर्म यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर पहली एक मिसाल है 0.3 और 3 जो है वो रीअकर हो रहा है। तो अब ये जो एक डिजिट है, चूँकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिखने की खातिर सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको ऐसे इक्वल सपोज कर लेते हैं, और ये 3 जो है वो रिपीट हो रहा है और एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों साइड पे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर दो डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं, जिस तरह के हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है उसमें रिपीट हो रहे हैं, तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 के साथ, उतने ज़ीरो लगा के उन दोनों साइड्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि वैल्यू को x के इक्वल सपोज कर देना है, और फिर जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 के साथ, उतने ज़ीरो लगा के दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे चूँकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमने दोनों साइड पे 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 10x जो है वो 3.33, यानी कि डेसिमल जो है वो 1 यूनिट राइट की तरफ मूव कर जाएगा। अब 10x में से अगर हम x की वैल्यू को माइनस करें तो 10x माइनस x 9x, और यहाँ पे हमारे पास 3.33 से जब हम 0.33 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 3 रह जाएगा। तो x की वैल्यू 3/9 जो कि सिंप्लीफाई करके 1/3 आती है, दोनों को 3 पर कैंसिल करके। अब ये x की वैल्यू किसके बराबर थी, वो 0.333 के बराबर थी, लिहाजा हमने प्रूव कर दिया कि 0.333 इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ टाइम्स जो डिजिट हमारे पास रीअकर हो रहा है उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कि p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। लिहाजा 0.3333 रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स इज़ रैशनल नंबर, और हमने उसको 1/3 यानी कि p/q की फॉर्म में लिख दिया। जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है उसमें हमारे पास x इज इक्वल टू 0.23, और इसके ऊपर बार इसको 23 का जो ग्रुप है दो डिजिट्स का, ये रिपीट हो रहा है। इस बार हम इसको p/q की फॉर्म में लिखने की खातिर दोनों साइड पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो डिजिट्स जो हैं जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स है वो रिपीट हो रहा है। तो 100 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल जो है वो 2 यूनिट्स उठकर राइट साइड पर आ गया, तो अब ये बन जाएगा 23.232323, और वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। अब 100x की हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको हम जिस तरीके से इसने किया है, या अगर हम डायरेक्ट ही 100x की जो वैल्यू है 23.2323 उसमें से x को इस वाली जो एक्सप्रेशन हमको गिवन है उसको माइनस कर दें, तो 100x माइनस x 99x, और 23.2323 में से जब हम 0.2323 माइनस करेंगे तो 23 रह जाएगा, यानी कि ये 23 जो रिपीट होने वाला हिस्सा है वो इसको कैंसिल कर देगा। तो अब हमारे पास 99x 23 के बराबर आ गया, जिससे x की वैल्यू 23/99 हो गई, और इस तरीके से हमने ये जो नंबर रीअकरिंग था उसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि p/q की फॉर्म है, लिहाजा ये नंबर भी एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि किसी रैशनल या इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो इसमें उसने हमारी गाइडेंस की है कि इन ऑर्डर टू लोकेट अ नंबर विथ terminating and non-terminating recurring decimal on the number line, the point associated with the rational number m by n and m by n, where m and n minus m by n, where m and n are positive integer, we subdivide each unit length into n equal parts. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास नीचे वाला जो नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 5 है या यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो हम जो जिन दो नंबरों के बीच की बात कर रहे हैं उसको इतने सब यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे। इस लिहाजा ये जो हमारे पास अब मिसाल है कि -2/5 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम चेक करें तो -2/5 अगर हम डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर दें तो ये -1 से पीछे पीछे की बात हो रही है, यानी कि -1 से राइट साइड पर और 0 के बीच में। तो 0 और -1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने 5 सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता, मिसाल के तौर पर 7 होता या 8 होता, तो हम उतने सब यूनिट्स में डिवाइड करते। तो 0 और -1 के बीच के डिस्टेंस को हमने 5 सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। और अब हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि यहाँ से 0 से जब हम -1 की तरफ चलना शुरू करें तो 1 और 2, तो ये -2/5 की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी मिसाल है 15/7, तो 15/7 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2 पॉइंट समथिंग आता है। अब ये पॉजिटिव नंबर है, लिहाजा ये 0 से राइट साइड पर होगा। तो 2 और 3 के बीच में हमारे पास ये वाला पॉइंट कहीं पे अकर हो रहा है। अब 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस को हम कितने सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे? 7, क्योंकि 15 के नीचे यहाँ पे जो नंबर है वो 7 है। तो 7 सब यूनिट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। और अब चूँकि हमने इसको जब हम इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है 2 होल 1/7। इसका मतलब ये हुआ कि 7 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उन 7 में से जो फर्स्ट पार्ट है राइट साइड पर वो हमारे इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो 2 और 3 के बीच में जब हमने डिस्टेंस को 7 सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया तो पहला जो हमारा यूनिट है वो 2 होल 1/7 की रिप्रेजेंटेशन है। अगला जो हमारे पास नंबर है वो -1 होल 7/9। तो इसका मतलब यही, चूँकि नेगेटिव नंबर है लिहाजा ये 0 से लेफ़्ट साइड पर अकर हुआ होगा। अब -1 होल 7/9 को अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में तो -1 पॉइंट समथिंग, तो -1 और -2 के बीच में आ रहा है। तो -1 और -2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने 9 सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। अब उन 9 सब यूनिट्स में डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो 7th पोजीशन है, जब हम राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं, तो वो जो हमारे पास 7/9 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे -1 होल 7/9 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इरेशनल नंबर जैसे कि हमारे पास √2 है या √5 है, उनको किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करनी पड़ती है, जिसके बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हम इस नंबर को देख के गैस करते हैं, और फिर जो उसका हाइपोटेन्यूज बनता है जो कि इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन है उसको हम सर्कल के ज़रिए से नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। तो जैसे √2 है तो उसको 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल अंडर रूट लिखा जा सकता है। तो 1 हमारे पास उस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस हो गया, और जो दूसरा 1 है ये उस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हो गया। इस तरीके से 5 है तो इसको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो 1 उसका बेस हो गया और 2 जो है वो उसका परपेंडिकुलर हो गया। तो इस तरीके से हम इन नंबरों को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो √2 की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए बेस 1 यूनिट 1 यहाँ पे अकर हो रहा है, और 1 यूनिट की जो लेंथ है उसी का यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो बेस और परपेंडिकुलर चूँकि हमारे पास मौजूद हैं, और अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करें तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से √2 बनता है। तो ये √2 जो ये वाला पॉइंट है इसको हमने नंबर लाइन पर लाना है। तो कंपास की नीडल हम यहाँ पे रखेंगे और टिप ऑफ द पेंसिल जो है वो हम यहाँ पे पॉइंट बी पर रखेंगे, और जब सर्कल को ड्रा करेंगे तो जैसे ही वो हमारी लाइन को मीट करता है, तो जिस पॉइंट पर वो मीट करता है वो √2 की रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर्स। इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इंक्लूडेड प्रॉपर्टी, दो नंबरों को हमने ऐड किया तो आंसर जो है वो हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। तो
यहाँ पे उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें एडिशन में तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दोनों साइड पर 3-3 नंबर होते हैं और हम सिर्फ ब्रैकेट्स की जो पोजीशन है उसको चेंज कर देते हैं। यानी कि लेफ़्ट साइड पर जब है तो हमारे पास ब्रैकेट पहले 2 नंबर्स पर है और राइट साइड पर जब है तो ये ब्रैकेट आखिरी 2 नंबर पर है। इस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर जो है वो वही नंबर आता है जिसके अंदर ज़ीरो या एडिटिव आइडेंटिटी ऐड की गई है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स है, तो किसी भी नंबर के अंदर अगर हम उस नंबर का नेगेटिव ए के अंदर माइनस ए ऐड करें तो आंसर हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है। और इस तरीके से ये जिस हमने प्रॉपर्टीज़ एडिशन के हिसाब से पढ़ी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी हैं कि प्लूरल प्रॉपर्टीज टू मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो एक रियल नंबर ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए इंटू बी का वही आंसर आएगा जो बी इंटू ए का आंसर आएगा, यानी कि ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें कि ऑर्डर को तो चेंज नहीं करना, ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज करना है। तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गई। इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिस तरह ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी थी उस तरीके से 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही का वही आता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि किसी नंबर के साथ जब हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a या a इन्वर्स का मतलब 1/a होता है। ये या इसको इसी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको पॉजिटिव बनाने की खातिर अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो ये 1/a हो जाएगा। तो a को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a के साथ या a इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करने की सूरत में आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आएगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी है हमारे पास, कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो ब्रैकेट के अंदर ऐड होने वाली सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर बाहर मल्टीप्लिकेशन और अंदर एडिशन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और अगर अंदर सब्ट्रैक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू अगर लेफ़्ट पर है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और अगर राइट पर है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी हैं कि ए हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो फिर हमारे पास ए और सी आपस में बराबर होंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी के इक्वल है तो आप दोनों साइड पर कोई सा एक नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये है कि आप अगर बी के बराबर है तो दोनों साइड पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन में है कि अगर दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड हो रहा है तो वो कैंसिल किया जा सकता है। और इस तरीके से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कोई एक सा नंबर जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी इन द रियल नंबर्स हैं। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी के 2 नंबरों के दरमियान में 3 किस्म के रिलेशनशिप हो सकते हैं, या ए बी से लेस होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से ग्रेटर होगा। इस तरीके से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा होगा। और इसी तरीके से अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। फिर उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी से बड़ा है या छोटा है तो आप दोनों तरफ कोई सा एक नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर सेम होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमें थोड़ा सा एहतियात करनी होगी कि जब इनइक्वालिटी हो, ए इज़ ग्रेटर दैन बी हो और आप किसी पॉजिटिव नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो तब तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सी लेस दैन ज़ीरो है यानी कि मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू नेगेटिव है तो जब आप उसको इनइक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर ए बी से ग्रेटर है और आपने दोनों तरफ सी के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आपको, जैसे यहाँ पे ए बी से ग्रेटर है तो जब हमने सी जो कि एक ऐसा नंबर है जो लेस दैन ज़ीरो है उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले उसका मुंह ए की तरफ था, अब उसका मुंह जो है वो बी की तरफ हो गया।
तो जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ए बी से स्मॉलर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने से भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर 2 जो है वो 3 से लेस है तो 1/2 जो है 1/3 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिसेंस। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये जो इक्वेशन उसने हमें दी हुई है उसको हम समझते हैं। अगर x a टू द पावर 1/n के बराबर है, तो अगर मैं दोनों साइड की पावर को अप टू n यूनिट्स रेज कर दूँ तो x टू द पावर हमारे पास जो n है वो हो जाएगा a के इक्वल। तो इसमें हमारे पास तो उससे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x पावर n इज इक्वल टू a, जो कि हमको यहाँ पे दी गई है। तो ये जो हमारे पास सिंबल है रेडिकल साइन का, इसको हम रेडिकल साइन से कहते हैं, और जो डिग्री ऑफ द रूट होती है वो हमारे पास n होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास इस इक्वेशन x पावर n इज इक्वल टू a को x इज इक्वल टू a पावर 1/n, या इसको इस फॉर्म में कि nth रूट ऑफ a, दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरी बात जो कि हमें इस इक्वेशन में समझनी है वो है कि n जो है वो इंडेक्स ऑफ द रेडिकल साइन है, और जो नीचे वाली वैल्यू a है ये रेडिसेंट है जिसका कि हमने रेडिकल लेना है। तो n जो है वो उसको इंडेक्स ऑफ द रेडिकल साइन या डिग्री ऑफ द रूट भी हम कह सकते हैं, और नीचे वाली वैल्यू a को हम रेडिसेंट कहेंगे। जब डिग्री ऑफ द रूट हमारे पास 2 हो तो हम उसको आमतौर पर मेंशन नहीं करते, यानी कि a पावर 1/2 को हम सिंपली अंडर रूट a लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास a पावर 1/3 हो या 1/4 हो तो उसमें फिर डिग्री ऑफ रूट को क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि रेडिकल साइन हमने डाल दिया वैल्यू के ऊपर, और फिर यहाँ पे हमको क्लियरली 3 या 4 मेंशन करना पड़ेगा। 2 चूँकि एक डिफ़ॉल्ट जो है वो रेडिकल डिग्री ऑफ रूट है तो हम उसको मेंशन नहीं करते, लेकिन उसके अलावा अगर डिग्री ऑफ रूट कोई उससे डिफरेंट हो तो उसको हम मेंशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास दो किस्म की फॉर्म्स हैं जो कि हमें समझते हैं, एक रेडिकल फॉर्म है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म में हम यही रूट का साइन डाल के और डिग्री ऑफ रूट को क्लियरली मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स का जो डिग्री ऑफ रूट है वो 3 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो डिग्री ऑफ रूट है वो 5 है, और इसी वैल्यू को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम इसको एक्स पावर 1/3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/5 जो है वो लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। जिस यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जिस तरह एक्स पावर 3/2 और जेड पावर 2/7, ये सारी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म की मिसालें हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेडिकल्स हैं कि अगर ए और बी दो नंबरों के ऊपर एक अंडर रूट साइन है तो हम दोनों पर अलग-अलग डाल सकते हैं। क्वेश्चन में भी ऐसा किया जा सकता है कि एक नंबर ऊपर और दूसरा नंबर नीचे है तो दोनों पर अलग-अलग हमने रेडिकल साइन डाल दिया। और इसी तरीके से अगर हमारे पास एक ही रेडिसेंट पर 2 डिग्रीज हैं तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं, एन और एम को यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे ए पावर एम जिसकी डिग्री ऑफ रूट एन है तो एम को जो हम ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एन और एन एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एन की जो हमारे पास ए पावर एन के ऊपर जब हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/n हो जाएगा, एन को कैंसिल कर देगा तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। उसके बाद बुक में कुछ सिम्प्लिफिकेशन की एग्जांपल्स दी गई हैं, उनको समझने के लिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो है वो मैंने इनकी सॉल्व की हुई हैं, और एक्सरसाइजेस के साथ साथ इन एग्जांपल्स को भी करने से आपकी प्रैक्टिस है वो ज़्यादा होगी। अगला टॉपिक जो है वो हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि बेस एंड एक्सपोनेंट में सबसे पहले तो ये समझना है कि जो नीचे होता है वो बेस होता है और जो ऊपर लिखा होता है पावर में वो एक्सपोनेंट होता है। अब अगर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए पावर एम मल्टीप्लाई बेसिस जब सेम हो तो पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती हैं, तो ए पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए पावर एन दोनों के बेसिस सेम है
तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, m प्लस n। इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और बाहर हमारे पास पावर में एक नंबर है, तो वो जो पावर है वो दोनों के ऊपर लगेगी, यानी कि ये n a पर भी लगेगा और b पे भी लगेगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो a पावर m, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है n और ब्रैकेट के अंदर जो पावर है m, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इनके पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड। इस तरीके से a बाई बी होल पावर n है, तो ये n भी दोनों जो क्वेश्चन की दोनों वैल्यूज़ हैं a और b, उन दोनों के ऊपर अलग-अलग लगेगा। और a पावर m अपान a पावर n, तो मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह पावर ऐड होती हैं, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो a पावर m माइनस n, नीचे वाला n जब ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। एनीथिंग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो a पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। और a पावर माइनस n है, पावर को अगर हमने पॉजिटिव बनाना है तो हम उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, और अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव बनाना है तो हम उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमने जहन में रखनी है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़्यादातर यहीं से आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये उसने एग्जांपल दी हुई है, वो प्रैक्टिस से और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको करने से आप उनको बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। रियल नंबर्स को समझने के बाद जिसमें हमने ये सीखा कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर देने से रियल नंबर बन जाता है। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है या सिस्टम ऑफ नंबर्स, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो रियल नंबर्स के बारे में हमने जो ख़ास बात आखिर में डिस्कस की थी, या शायद मैं डिस्कस करना मुझसे रह भी गया हो, तो वो ये है कि जब भी किसी नंबर का आप स्क्वायर लें और वो पॉजिटिव आए, तो वो इस बात की निशानी है कि हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम उसका स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा। जिस तरह उसने हमें यहाँ मिसाल दी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो आपने जो एक्स यहाँ पर नंबर है वो हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि आपने उसका स्क्वायर भी लिया तो जवाब पॉजिटिव नहीं आ रहा, लिहाजा एक्स आपके पास एक रियल नंबर नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1, दोनों साइड पर अगर आप अंडर रूट ले लें तो एक्स की वैल्यू -1 अंडर रूट आ जाएगी। ये जो हमारे पास -1 अंडर रूट होता है, इसको हम ग्रीक लेटर आयोटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास जो इमेजनरी नंबर्स हैं उनकी इकाई है। तो हम उसको -1 अंडर रूट को आयोटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके आयोटा का स्केल लेने से अगर हम दोनों सेपरेट स्केल ले लेंगे तो -1 आ जाएगा। और चूँकि आयोटा का स्केल -1 है जो कि एक नेगेटिव नंबर है, इससे ये साबित हो रहा है कि ये एक रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर का स्केल हमेशा पॉजिटिव आता है। तो आयोटा स्केयर -1 और आयोटा -1 अंडर रूट, और इन दो रिजल्ट्स की मदद से हम लोग जो आयोटा की हायर वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे आयोटा क्यूब -आयोटा के बराबर है, आयोटा 4 1 के बराबर है, और जो भी हमारे पास उस तरह के सवालात आते हैं तो हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो प्योर इमेजनरी नंबर्स की जो उसने एग्जांपल दी हुई है, -1 अंडर रूट, -5 अंडर रूट, तो कभी हम इमेजनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कभी हम कॉम्प्लेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। कॉम्प्लेक्स नंबर में असल में रियल और इमेजनरी दोनों मिलकर आ जाते हैं। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म जो है वो जब भी हमें मिलेगी तो a उसका रियल पार्ट होता है, और b उसका जो कि आयोटा का कोएफिशिएंट होता है वो उसका इमेजनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे जिन नंबर्स की बात की जा रही है उसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो ये जो नंबर्स हैं -1 अंडर रूट और -5 अंडर रूट, ये प्योरली इमेजनरी है। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा जो है, तो उसकी जैसे भी हमने पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, उससे हम आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा 4 की वैल्यू, और इसी तरह से जो हायर पावर्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में उसने हमको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है वो समझाया है कि a प्लस बी आयोटा या a प्लस आयोटा b जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। a इसका रियल पार्ट कहलाता है और b इसका इमेजनरी पार्ट कहलाता है। जो कुछ आयोटा के क्वेश्चन के तौर पर हमारे पास आएगा वो इमेजनरी पार्ट होगा। तो a प्लस आयोटा b में a रियल पार्ट और b, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास a और b का जो कॉम्बिनेशन है
वो हमारे पास मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्म करता है। तो इस तरह हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि पी बाई क्यू जो है उनका कॉम्बिनेशन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिलकर एक रैशनल नंबर बनाते हैं। उस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें भी ए और बी दो हिस्से होते हैं, जिसमें ए रियल है और बी जो है वो इमेजनरी है। अगले पॉइंट में उसने हमें ख़ास ऑब्जर्वेशन समझाई है कि जिस तरह हमने रियल नंबर को लिया था कि रियल नंबर कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल का, तो हर रैशनल नंबर एक रियल नंबर था, लेकिन हर रियल नंबर एक रैशनल नंबर नहीं था, उसमें हमारे पास इरेशनल भी आ रहे थे। इस तरीके से हर रियल नंबर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल और इमेजनरी के कॉम्बिनेशन से बना है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें सारे के सारे रियल नंबर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसमें चूँकि इमेजनरी नंबर्स भी हैं, जिस तरह हमारे पास रियल के केस में रैशनल और इरेशनल दोनों थे, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स में हमारे पास रियल भी हैं और इमेजनरी नंबर्स भी हैं। अब इस केस में अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो वो जो है वो प्योरली इमेजनरी नंबर हो जाएगा, यानी कि उसका रियल पार्ट 0 हो गया। और अगर b 0 हो जाएगा तो फिर वो प्योरली एक रियल नंबर होगा, क्योंकि उसका इमेजनरी पार्ट नहीं है। तो डिपेंड करता है कि a या b में से अगर किसी एक को 0 ले लिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक प्योर रियल नंबर या एक प्योर इमेजनरी नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे उसने एक इंटरेस्टिंग फिगर के ज़रिए से हमें जितने भी नंबर सिस्टम है उसको समझाया है कि स्टार्ट हम नेचुरल नंबर से लेते हैं, उसके बाद जब उसमें ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो होल नंबर बन जाता है, और होल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर जब हम इकट्ठे कर देते हैं तो इंटीजर बन जाता है। इंटीजर जो है वो उसमें हमारे पास जब फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर इकट्ठे कर दिए तो रैशनल नंबर बन जाता है। रैशनल और इरेशनल को इकट्ठे करने से रियल बन जाता है, और रियल और इमेजनरी नंबर को इकट्ठा करने से कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सबका सुपर सेट हो गया या सबसे बड़ा सेट हो गया। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आसान सी बात है, हम इसमें सिर्फ ये करते हैं कि अयोटा को कोएफिशिएंट जो है वो चेंज कर, अयोटा का जो कोएफिशिएंट का साइन है वो चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे z जो है वो -1 माइनस अयोटा, यानी कि इसका रियल पार्ट -1 है और इमेजनरी पार्ट भी -1 है। तो सिर्फ जो इमेजनरी पार्ट जो अयोटा कोएफिशिएंट यहाँ पे माइनस या -1 की सूरत में है, जब हम उसका साइन चेंज कर देंगे तो z के ऊपर एक बार लग जाएगा जो कि इसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉन्जुगेट लेते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ अयोटा का जो साइन है, अयोटा के जो कोएफिशिएंट का जो साइन है वो हम चेंज कर देते हैं। अब चूंकि कॉन्जुगेट का ताल्लुक सिर्फ इमेजनरी पार्ट से होता है, लिहाजा अगर आप किसी रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे भी तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो वही होता है जो कि ओरिजिनल नंबर होता है। अलबत्ता अगर उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजनरी पार्ट मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे था -1 माइनस अयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट लेने की सूरत में इमेजनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देंगे। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास चूँकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, रियल पार्ट भी होता है इमेजनरी पार्ट भी होता है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो इक्वल होने की शर्त है वो ये है कि रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजनरी पार्ट के इक्वल। जैसे यहाँ पे हमारे पास मिसाल है तो उसमें 2x 4 के इक्वल होगा और y² 9 के इक्वल होगा। सिर्फ उसी सूरत में हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर जो लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। इसके अलावा जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने सेट ऑफ रियल नंबर में पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वो सारी की सारी वैलिड हैं। जैसे कि यहाँ पे बुक वाले ने 3 खास प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया है कि Z1 हर कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप के बराबर है, रिफ्लेक्सिव लॉ। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के बराबर है और Z2 तो Z2 जो है वो Z1 के बराबर होगा, सिमेट्रिक लॉ। और अगर Z1 Z2 के बराबर और Z2 Z3 के बराबर है तो Z1 Z3 के बराबर होगा, ट्रांजिटिव लॉ या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन जो है उसका आसान सा तरीका है। इसमें हमको रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना होता है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करना होता है। तो जैसे a + b अयोटा और c + d अयोटा जो है तो वो a c के साथ ऐड होगा, रियल के साथ, और इमेजनरी पार्ट b जो है वो d के साथ ऐड होगा। तो इसमें बस इस बात का ख्याल रखना है जिससे हम आसानी से एडिशन कर सकते हैं। अलबत्ता मल्टीप्लिकेशन में हमें थोड़ा सा जो है वो एहतियात करनी होगी कि जब हम किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ तो वो अंदर रियल और इमेजनरी
और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है तो a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा, तो जिस तरह वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि 2 प्लस 3x और 5 प्लस 7x, तो उसी तरीके से ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये a जो है ये दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर b जो है वो दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अलबत्ता जैसे ही आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जिसको कि हम -1 के तौर पर लिखते हैं। अब ए सी और बी डी जो हैं ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट बन जाएंगे और इन दो के अंदर जो ए डी आयोटा और बी सी आयोटा जो है इनमें से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, लेकिन जब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन जो हमारे लिए आसान हो जाएगी। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन में भी हम उसी तरह से एडिशन वाले रूल के मुताबिक रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जिस तरह ऐड करते थे, यहाँ पे से रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, जो आसान तरीका है जहन में समझने के लिए, चूँकि हमें अलजेब्रिक एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन इस स्टेज तक हम आसानी से कर लेते हैं, तो वही जहन में रखें कि आप आयोटा को एक्स के तौर पर ट्रीट करें। तो जब आप एक्स के तौर पर उसको ट्रीट करेंगे तो फिर आपके लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन या इवन के डिवीजन जो है ये सारे के सारे लॉस ये सारे के सारे ऑपरेशन उस तरीके से आसान हो जाएंगे जिस तरह आप अलजबरा में एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं। तो डिवीजन में भी हमारे पास जो z1/z2 है तो हम a प्लस बी आयोटा अपॉन सी प्लस डी आयोटा, जो नीचे वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट c माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी के कॉन्जुगेट c माइनस डी आयोटा के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो उससे जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी आयोटा सी के साथ और डी आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अलबत्ता आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा। तो ये बी डी ए सी के साथ कंबाइन हो जाएगा, वो इसका रियल पार्ट बना देगा और बी सी आयोटा और ए डी आयोटा में से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो बी सी माइनस ए डी इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी इसके आंसर को रियल और इमेजनरी पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बुक वाले ने बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि प्रैक्टिस करने से ही आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएंगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से जो है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो लास्ट में हमारे पास चैप्टर की समरी है, जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और जिनसे ऑब्जेक्टिव वगैरह आते हैं तो उसी को उसने यहाँ पे रिवाइज़ किया हुआ है। इसको हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो रैशनल रैशनल को मिला के हमारे पास रियल नंबर बनता है। जो रैशनल नंबर है हर नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p और q इंटीजर्स होंगे और q जो वो 0 के बराबर नहीं होगा और q जो है x इज़ नॉट रैशनल। गालिबन यहाँ पे बुक वाला जो है वो q के ऊपर डैश लगाना भूल गया, यानी कि अगर q जो है वो q डैश जो है उसमें वो नंबर जो कि रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल कहलाएंगे। तो यहाँ पे डैश जो है वो मिसिंग है। अगली जो हमारे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोर प्रॉपर्टी यानी कि दो नंबरों को आपने ऐड किया तो आपका आंसर रियल नंबर का ही एक हिस्सा आएगा। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ है जिसमें 3 नंबर्स होते हैं और इसमें हम ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम नंबरों का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी नंबर में ऐड करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव इन्वर्स जो है वो किस तरीके से हासिल किया जाता है कि आप नंबर का साइन चेंज कर देंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसके लिए नंबर को जो है वो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a है और इसका एडिटिव इन्वर्स -a है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव और मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए और अंदर सब्ट्रैक्शन या एडिशन। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो और अंदर मल्टीप्लिकेशन हो, उसका कोई लॉ नहीं है। तो उसमें फिर लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात भी आ जाती है कि अगर ये लेफ़्ट पे है तो हम उसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे और अगर ये राइट पर है तो उसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। इसके बाद हमारे पास इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्सिव हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। सिमेट्रिक अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा। ट्रांजिटिव अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा। और एडिटिव प्रॉपर्टी आप इक्वालिटी में दोनों साइड
और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है तो a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा, तो जिस तरह वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि 2 प्लस 3x और 5 प्लस 7x, तो उसी तरीके से ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये a जो है ये दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर b जो है वो दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अलबत्ता जैसे ही आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जिसको कि हम -1 के तौर पर लिखते हैं। अब ए सी और बी डी जो हैं ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट बन जाएंगे और इन दो के अंदर जो ए डी आयोटा और बी सी आयोटा जो है इनमें से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, लेकिन जब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन जो हमारे लिए आसान हो जाएगी। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन में भी हम उसी तरह से एडिशन वाले रूल के मुताबिक रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जिस तरह ऐड करते थे, यहाँ पे से रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, जो आसान तरीका है एग्जाम में समझने के लिए, चूँकि हमें अलजेब्रिक एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन इस स्टेज तक हम आसानी से कर लेते हैं, तो वही जहन में रखें कि आप आयोटा को x के तौर पर ट्रीट करें। तो जब आप x के तौर पर उसको ट्रीट करेंगे तो फिर आपके लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन या इवन के डिवीजन जो है ये सारे के सारे लॉस ये सारे के सारे ऑपरेशन उस तरीके से आसान हो जाएंगे जिस तरह आप अलजबरा में एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं। तो डिवीजन में भी हमारे पास जो z1/z2 है, तो हम a प्लस बी आयोटा अपॉन सी प्लस डी आयोटा, जो नीचे वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट सी माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी के कॉन्जुगेट सी माइनस डी आयोटा के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो उससे जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी आयोटा सी के साथ और डी आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अलबत्ता आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा। तो ये बी डी ए सी के साथ कंबाइन हो जाएगा, वो इसका रियल पार्ट बना देगा और बी सी आयोटा और ए डी आयोटा में से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो बी सी माइनस ए डी इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी इसके आंसर को रियल और इमेजनरी पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बुक वाले ने बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि प्रैक्टिस करने से ही आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएंगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से जो है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो लास्ट में हमारे पास चैप्टर की समरी है, जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और जिनसे ऑब्जेक्टिव वगैरह आते हैं, तो उसी को उसने यहाँ पे रिवाइज़ किया हुआ है। इसको हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो रैशनल रैशनल को मिला के हमारे पास रियल नंबर बनता है। जो रैशनल नंबर है, हर नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी और क्यू इंटीजर्स होंगे और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा और क्यू जो है एक्स इज़ नॉट रैशनल। गालिबन यहाँ पे बुक वाला जो है वो क्यू के ऊपर डैश लगाना भूल गया, यानी कि अगर क्यू जो है वो क्यू डैश जो है उसमें वो नंबर जो कि रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल कहलाएंगे। तो यहाँ पे डैश जो है वो मिसिंग है। अगली जो हमारे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोर प्रॉपर्टी यानी कि दो नंबरों को आपने ऐड किया तो आपका आंसर रियल नंबर का ही एक हिस्सा आएगा। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ है जिसमें 3 नंबर्स होते हैं और इसमें हम ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम नंबरों का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी नंबर में ऐड करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव इनवर्स जो है वो किस तरीके से हासिल किया जाता है कि आप नंबर का साइन चेंज कर देंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसके लिए नंबर को जो है वो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है और इसका एडिटिव इनवर्स माइनस है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव और मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए और अंदर सब्ट्रैक्शन या एडिशन। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो और अंदर मल्टीप्लिकेशन हो, उसका कोई लॉ नहीं है। तो उसमें फिर लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात भी आ जाती है कि अगर ये लेफ़्ट पे है तो हम उसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे और अगर ये राइट पर है तो उसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। इसके बाद हमारे पास इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्सिव हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। सिमेट्रिक अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा। ट्रांजिटिव अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा। और एडिटिव प्रॉपर्टी आप इक्वालिटी में दोनों साइड
तो एडिटिव प्रॉपर्टी में आप दोनों साइड पर एक ही नंबर जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। इस तरीके से कैंसिलेशन लॉ में जो है अगर दोनों साइड पर एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। इस तरीके से ए सी, अगर यहाँ पे बी ई जो लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ पे सी होगा, तो सी जो है वो दोनों साइड पर कैंसिल होने से ए बी के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से अगर हमारे पास रेडिकल में एन जो है वो रेडिकल साइन एक्स इज़ द रेडिसेंट और बेस एंड एन इज़ द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, तो एन जो है वो डिग्री ऑफ द रूट या इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, और एक्स जो है वो हमारे पास रेडिसेंट, यानी कि जो अंडर रूट के अंदर है वो रेडिसेंट है और जो अंडर रूट से बाहर है वो इंडेक्स ऑफ द रेडिकल है। तो ये इनके नाम भी याद रखना ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद है इंडिसाइज एंड द लॉज ऑफ द इंडिसाइज। तो ये हमारे पास बहुत से मशहूर लॉज हैं जो कि हमें सीखने हैं कि पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड एम ए पावर एम होल पावर एन ए पावर एम इंटू एन, और ब्रैकेट के बाहर जो पावर होगा वो अंदर सबका हिस्सा होगा, ये एन ए पे भी लगेगा बी पे भी लगेगा, और अगर क्वोशंट है तब भी ये एन दोनों पे लगेगा, ए पे भी लगेगा बी पे भी लगेगा। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पीछे पढ़ी हैं, इनकी बार और प्रैक्टिस की ज़रूरत है ताकि जहन में रहें और जब इनके मुताल्लिक क्वेश्चन आए तो हमें आता हो। अक्सर ऑब्जेक्टिव में जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन में ए पावर एम बाई ए एन, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो ए पावर एम अपान ए पावर एन ए पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ए पावर माइनस एन अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका है कि हम उसकी शिफ्टिंग कर दें, अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लें, और अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लेकर आएँ। और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है कि एनीथिंग रेस पावर जीरो इज इक्वल टू वन, ये अक्सर पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि किसी चीज़ की पावर भी जब ज़ीरो होगी तो वो वन के बराबर होगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास उसके दो हिस्से होते हैं, एक रियल पार्ट एक इमेजनरी पार्ट। ए प्लस बी अयोटा में ए जो है वो रियल है और बी जो है वो इमेजनरी है। अयोटा जो है उसकी वैल्यू -1 अंडर रूट के बराबर होती है, और ये इमेजनरी नंबर्स का यूनिट है, जिस तरह वन रियल नंबर्स का यूनिट है, अयोटा जो इमेजनरी नंबर्स का यूनिट है। और कॉन्जुगेट के लिए हमें सिर्फ ये करना होता है कि जो इमेजनरी पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे बी है, हम उसका साइन चेंज कर देंगे। ऐसा करते हुए रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, ए जो है वो एज इट इज़ रहेगा, अयोटा के क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पे जो बी है हम उसका साइन चेंज कर देंगे। तो इसके साथ ही चैप्टर 2 जो वो कम्प्लीट हो गया। इसके नोट्स और वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं, और आप जो है जिस किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो आप वो ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।